अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 आवर लाइफ इन केमिस्ट्री इसका 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 19। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वाटर, इसकी प्रॉपर्टीज़, एयर और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को ना सिर्फ हम अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में और लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बल्कि इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वाटर ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है और ये नेचुरली लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर इज़ अ क्लियर, कलरलेस एंड ओडोरलेस लिक्विड। ठीक है, ना ही तो इसका कोई कलर होता है, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर को सॉलिड स्टेट मींस अगर हम आइस की फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करता है तो इसकी डेंसिटी 0.918 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि वाटर की डेंसिटी 0.990 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की निस्बत कम होती है, तो यही वजह होती है कि आइस जो है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। इसकी रीज़न ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर वाटर जो है वो विंटर में फ्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ जब वाटर की कूलिंग होती है तो इसके रिज़ल्ट में उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, जब ये अपनी मैक्सिमम डेंसिटी मीन्स जब ये 4 डिग्री पर पहुंच जाता है तो ये वाटर बॉटम में चला जाता है। ठीक है, और जो जब उसकी फर्दर कूलिंग होती है तो जो उसके सरफेस पे वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रीज़ हो जाता है। तो यही वजह है कि वो जो वाटर फ्रीज़ हो जाता है, यानी वो आइस की फॉर्म में उस वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगती है। और यही एक रीज़न है कि ऐसे कंट्रीज़ में, इस तरह के एरियाज़ में जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे फिशेस वगैरह जो है वो सरवाइव कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है कि वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एंड बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। अगर हम सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में हर सोल्यूट की सोल्युबिलिटी दूसरे सोल्यूट की निस्बत डिफरेंट होती है। ठीक है, इवन हर सोल्यूट की सोल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी डिफरेंट होती है। ठीक है, सोल्यूट किसे कहते हैं कि जब भी हम कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो भी चीज़, जो भी सब्सटेंस जो है वो हम लार्ज अमाउंट में ले रहे होते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो चीज़ हम कम मिकदार में ले रहे होते हैं उसको सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में जो है वो सॉल्ट ऐड करें तो इस केस में वाटर जो है वो सॉल्वेंट कहलाएगा और सॉल्ट जो है वो सोल्यूट कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिड जो है उसकी जो सॉलिड कंपाउंड या सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में जो है वो 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट और 84 ग्राम कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ऐड होने वाले दोनों ही सब्सटेंसेस की, दोनों ही कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी डिफरेंट थी। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि वाटर में ऐड होने वाले हर सोल्यूट की सोल्युबिलिटी एक ही टेम्परेचर पर जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स, इसके अलावा वाटर में बहुत सारे गैसेस भी जो है वो किसी हद तक डिज़ोल्व हो जाती हैं, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन गैसेस की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एयर। द एटमोसफियर सराउंडिंग ओवर अर्थ इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, यानी जो हमारे एटमोसफियर है यानी एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, अगर हम टेबल 2.2 में देखें तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एयर में पाए जाते हैं और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम दी गई है। जैसे कि अगर देखें तो एयर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 21% है। ठीक है, और अगर सबसे कम देखें तो वो है हीलियम, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, जिन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं। इनकी अमाउंट जो है वो सबसे कम पाई जाती है। स्टूडेंट्स, अगर पेज नंबर 21 पर आप
इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखें। ईच डे अ नॉर्मल मैन ब्रीथ इन 15,000 टू 20,000 लीटर्स ऑफ एयर, ठीक है। यानी एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 15,000 टू 20,000 लीटर एयर जो है वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस यही वजह है कि एयर की कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी शख्स जो है सांस लेता है तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स यूज़ करते हैं, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है, जिससे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो है वो कंसनट्रेशन कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट्स, अगर हम अब कंपोनेंट्स की बात करें जो कि एयर में पाए जाते हैं, उनके रोल देखें कि क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीजन है, और ये बहुत सारे जो फिनोमिनाज है लाइक बर्निंग और रस्टिंग जो है वो इसको सपोर्ट करता है। और हमें पता है कि जो बर्निंग का या कंबशन का प्रोसेस क्या है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में लाइट या हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो कंबशन के प्रोसेस के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। यानी अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, और यही ऑक्साइड जो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फूड की डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, उसकी जो ब्रेक डाउन होती है वो, या इसको ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा ओजोन जो कि गैस है, जो कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन से ही मिलकर बनती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रोल ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। नाइट्रोजन अकर इन द एटमोसफेयर एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एटमोसफेयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा इसकी मौजूदगी एयर में रस्टिंग और कंबशन को जो है वो के अमल को कम करती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स में ये प्रोटीन की फॉर्म्स में पाई जाती है, ठीक है। एनिमल्स जो है वो इसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में अर्थ से लेते हैं, ठीक है, अपनी रूट से। तो प्लांट्स से जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है नाइट्रोजन एनिमल्स में ट्रांसफ़र होती है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि डेड प्लांट्स या एनिमल डिके जो होता है उससे जो भी नाइट्रोजन उनकी जो प्रोटीन होती है, ठीक है, वो अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर बैक्टीरिया इस अमोनियम कंपाउंड की जो है वो डिकम्पोजिशन करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स में। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और नाइट्रेट्स जो है वो उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वही फिर नाइट्रोजन जो है एक साइकिल चलता है, ठीक है। वो नाइट्रेट्स जो हैं वो सॉइल से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल में एक साइकिल चलता है, ठीक है। इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, जिससे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम अमाउंट की बात करें तो एयर में 0.03% बाय वॉल्यूम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में इस तरह से कांस्टेंट रहती है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि रेस्पिरेशन और बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करती है, ठीक है। इन दोनों के रिजल्ट में अगेन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये एक साइकिल चलता है जिसको कार्बन साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। स्टूडेंट्स, के अलावा जो है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो अर्थ जब सन हीट को एब्जॉर्ब करती है तो उसके बाद वो हाई वेवलेंथ की रेडिएशंस को
इमिट करती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो जो हाई रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर उन्हें एस्केप आउट नहीं होने देती स्पेस में, जिसकी वजह से वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देती हैं। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है रेयर गैसेस एंड देयर यूजेस। स्टूडेंट्स, रेयर गैसेस जो हैं इनको हम नोबल गैसेस, इसके अलावा हम इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इनके कुछ यूजेस पढ़ेंगे और ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है, तकरीबन जो है वो 1% बाय वॉल्यूम ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम रेयर गैसेज जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ठीक है, अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम हीलियम के यूज़ की बात करें तो हीलियम बहुत एक लाइट गैस होती है, ठीक है, हल्की होती है। इस वजह से हम इसको बलून्स में जो है हाइड्रोजन के अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। इसके अलावा हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर को जो है वो सी डाइवर्स भी यूज़ करते हैं, यानी गोताखोर भी इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बाकी नोबल गैसेस की बात करें, नियॉन में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो रेड लाइट इमिट करता है, ठीक है। इस वजह से हम इनको एडवर्टाइजिंग साइन में यूज़ करते हैं। अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन को हम बल्ब, इसके अलावा फ्लोरिसेंट और फोटो ट्यूब्स में यूज़ करते हैं। क्रिप्टॉन को हम फ्लोरिसेंट लाइट्स और फोटोग्राफिक फ्लैश लैंप्स में यूज़ करते हैं, और रेडॉन को हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नोबल गैसेस को मेटल्स को वेल्डिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्योंकि नोबल गैसेस को हम क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं और हम इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इसलिए हम इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर जो है ये मतलब ये इनर्ट एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हम इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं।